तो आज हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में है राष्ट्रवाद का उदय। ये पिक्चर है और हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरयुग ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्राप्ति की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं और सरयुग के कल्पनादर्शन यूरोपिटिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिसकी पहचान उसके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे की पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास यहाँ तो कितना ही लिखा हुआ है। अब इसको समझ लीजिए, राष्ट्रवाद क्या है। एक राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, अपने राष्ट्र, जैसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान के जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद जो शुरुआत है यूरोप से शुरुआत है और राष्ट्रवाद की परिकल्पना या उसकी कल्पना कहिए फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरयुग ने की थी। ये आपका चित्र दिख रहा है, उसी के बनाए हुए चित्र है राष्ट्रवाद का। एक राष्ट्र के प्रति समर्पित, उसकी रक्षा करना, उसका विकास करना और निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये राष्ट्रवाद के ये है काम है। और इसका पूरी दुनिया में, यूरोप से पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद निकलकर फैल गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद के कारण क्या है, राष्ट्रवाद उदय होने के कारण क्या है। राष्ट्रवाद पहले जो था निरंकुश शासन था, राजा का था शासन। राजा जो जी में चाहता था वो करते थे। राजा अपने मनमर्जी से प्रजा पर कानून थोपते थे और राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। राजा, केवल राजा ही राजा शासन का हकदार था, शासन करता था। जो जीतता था लड़ाई में वो राजा बनता था। प्रजातंत्र नहीं था या प्रजा का शासन नहीं था। उस समय प्रजातंत्र का जन्म नहीं हुआ था। तो इस तरह की बात है। लेकिन 1848 में इस तरीके का कल्पना किया गया। यह बात भी समझ लीजिए कि निरंकुश शासन क्या है। निरंकुश नए शब्द, ऐसी सरकार का शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार होती थी। कल्पना दर्शन यूटोपिया, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना
लगभग असंभव होता है। निरंकुशवाद जो होता है, किसी एक व्यक्ति के मन मर्जी से अगर सरकार चले और उसमें वह प्रजा का हित का ध्यान न रख के अपने हितों को ध्यान रखता है, अपने हितों के कारण वो सरकार चलाता है, ऐसे सरकार को निरंकुशवाद सरकार या निरंकुश सरकार कहते हैं। ठीक है, हम अगले पन्ने पर चलते हैं। अभी अभी पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरयुग ने यह छवि निर्मित की, जर्मनी लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडे वे थामे हुए थे वह 1848 के उदारवादी उम्मीदों को अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियायतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राज्य में गठित करने की चाहत थी। जर्मनी के लोग के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलिया के राजवंशी, लंबार्डिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ये जो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, ये विश्व में जर्मनी के सामने भी खड़ा हुआ और ऑस्ट्रिया के सामने भी खड़ा हुआ। वहाँ के लोग भी ललायित थे, परेशान थे निरंकुश शासन से, कि भाई कैसे निरंकुश शासन से हमें मुक्ति मिली। और उस समय जमींदारी प्रथा बोलिए या रियासत बोलिए, उस समय वो लागू था, प्रजातंत्र लागू नहीं था। जर्मनी लोग के बाद ये तो हो गया हंगरी और रूस लोग। ऊपर स्वर्ण से ईसाई मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया। ये चित्र के बारे में बता रहा है। इस चित्र के बारे में वर्णन कर रहा है कि कैसे लोगों ने दुनिया को एक मतलब राष्ट्रवाद के रूप में प्रकट करने के लिए चित्र एक काल्पनिक चित्र है। नीचे से लोग राष्ट्रवाद के लिए नारे लगा रहे हैं, ऊपर से जीसस, ईसा मसीह और जितने भी देवी देवताओं हैं इन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यही बात इसमें कहा गया। इस अध्ययन में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिसकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयुग ने चित्र एक में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसा ताकत बनकर उभरा जिससे यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है यूरोप में इस प्रकार उठा कि सारी जनता ने मांग करना प्रारंभ कर दिया कि राष्ट्रवाद ही जनता की भलाई का एकमात्र साधन है और इसके अलावा जनता का कोई राजा भला नहीं कर सकता है। और राजा निरंकुश था, राजा क्या करना चाहिए ये नहीं जानता था। राजा सिर्फ पहले तो अपने गद्दी, अपने राज्य बचाने में लगा रहता था, उसे तरह तरह के युद्ध करने पड़ते थे। दूसरी बात है वो प्रजा पर ध्यान नहीं दे पाता था, वो अपने शान शौकत ऐशो आराम में लीन रहता था। इस वजह से प्रजा जो है काफ़ी दुखी थी। दूसरी बात है कर व्यवस्था। कर व्यवस्था इस प्रकार थी कि जब भी राजा को जरूरत पड़ता कर में बढ़ोतरी कर दी जाती थी, जिसके कारण आर्थिक दबाव प्रजा पर बढ़ जाता था और इस कारण प्रजा और भी दुखी थी, किसान वर्ग और भी दुखी थी
तरह तरह के कर। अगर कोई युद्ध आ गया तो उस पर कर हो गया, अगर कोई अकाल आ गया तो उस पर कर बढ़ा दिया गया। इस तरह से प्रजा दो त्राही त्राही मची हुई थी और सारी प्रजा इससे मुक्ति चाहते थे, कोई रास्ता चाहते थे, इस मुसीबत से मुक्ति चाहते थे। और दूसरी बात, इसका कोई रास्ता चाहते थे कि किस तरह हम इससे मुक्ति पाएं और इसका रास्ता क्या है। पहली बार यूरोप में 1848 में एक मुक्ति का मार्ग निकल के आया, जिसको हम लोग राष्ट्रवाद करते हैं। इस चैप्टर में उसी पर चर्चा है और ये चैप्टर में उस तस्वीर की चर्चा ज़्यादा की गई है जिसमें राष्ट्रवाद की परिकल्पना की गई है। अब देखें यहाँ क्या लिखता है। इस अध्ययन में से कई विषय उठाए जाएंगे जिसकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू के चित्र 1 में थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसा ताकत बनकर उभरा जिससे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इस परिवर्तन के अंततः यूरोप के बहुत राष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिससे स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुता एवं केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव है और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियां से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उस विविध प्रतिक्रियाओं पर अंकुश डालेगा जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। एक बात इसमें से मोटा मोटी निकल के आ रहा है कि राज्य चलाने में बस एक ही आदमी का हाथ होता था, वह राजा। लेकिन प्रजा भी चाहती थी कि राज चलाने के लिए हमारा भी सहयोग हो, हमारे भी भागीदारी हो, हमारा भी कुछ योगदान हो। और इसके लिए प्रजा बिल्कुल ललायित रहती थी, बिल्कुल व्यग्र हो गई थी कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे कि राजतंत्र में हमारा भी योगदान हो, और अगर राजतंत्र में ना योगदान हो तो कम से कम एक रास्ता निकले जिससे कि इस समस्या का हल हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब एक नया बात यहाँ आ रहा है, देखिए क्या लिखता है। अर्नेस्ट रेनर राष्ट्र क्या है। बहुत बार ये इस तरह का प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, अर्नेस्ट रेनर एक आदमी का नाम है और राष्ट्र क्या है ये एक प्रश्न है। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनर, मान लीजिए इनका जन्म 1823 में हुआ और मृत्यु 92 में हुआ, ने 1882 में सोर्बन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अर्नेस्ट रेनर थे, एक स्पीच में, एक भाषण में, व्याख्यान मतलब एक भाषण में, उन्होंने राष्ट्र क्या है इसको समझाने का प्रयास किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसे हम राष्ट्र क्या कहते हैं। इस निबंध में रेनर अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। अर्नेस्ट रेनर के जो फिलॉसफी है या व्याख्यान है उसके अनुसार उन्होंने इस बात का आलोचना किया है कि अगर किसी राष्ट्र में सामान्य भाषा यानी कि पूरे देश का एक भाषा हो, दूसरी बात सामान्य नस्ल, नस्ल का मतलब होता है हर इंसान का एक नस्ल होता है। जैसे आप अफ्रीका का नस्ल देख लें, भारत का नस्ल देख लें, भारत का नस्ल देख लें,
अमेरिका का नस्ल देख ले, जापानी का नस्ल देख ले, चाइना का नस्ल देख ले। नस्ल का मतलब ये होता है कि इंसान की जो बनावट है, रूप रंग साज सज्जा, ये सारे चीज़ जो उसके प्रकृति बनावट है। अफ्रीका का लोगों का एक ही तरह का है, मतलब भारत के लोगों का भी अलग अलग तरह का है, लेकिन कुछ मेल है। ठीक है। दूसरा है धर्म या क्षेत्र से बनना। धर्म का मतलब है कि उस देश के सारे लोग क्रिश्चियन हो, या उस देश के सारे लोग मुस्लिम हो, या उस देश के सारे लोग सिख हो, ऐसा नहीं है। या क्षेत्र से बनता है। क्षेत्र का मतलब होता है जगह, स्थान। मतलब अगर एक स्थान है तो जहाँ क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको हम देश मान ले, ऐसा नहीं है, उनका मानना था। तो किस तरह से वो राष्ट्र बनता है, नीचे लाइन में देखिए। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में सामान्य गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की यह सबसे जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी है। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। एक राष्ट्र के लिए लंबा प्रयास होना बहुत जरूरी है। वहाँ के नागरिकों को त्याग भी होना जरूरी है। निष्ठा, देश के प्रति निष्ठा चरम बिंदु मतलब लास्ट पोजीशन तक होना चाहिए। शौर्य और वीरता, उनमें वीरता हो, शौर्य किसी काम करने का जज्बा हो, जुनून हो। उस देश में महान पुरुष हो। ठीक है। यह सामाजिक पूंजी हो, जो गौरव हो। उस देश के लोग देश के प्रति महान काम किए हों, महान त्याग किए हों, और आगे भी इस तरह का महान त्याग करने की इच्छा रखते हों। समझे ना, इस तरह के अस्तित्व होता है। और उस देश में क्या होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, क्या कानून बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, क्या कानून गलत है, इसके जगह कौन से कानून होने चाहिए, इसमें नागरिकों की इच्छा भी शामिल होनी चाहिए। अनस्टर रहने का ये मत है। ठीक है। इसमें नए जो शब्द हैं वो है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है जनता का मत का कलेक्ट करना, संग्रह करना। जैसे कि एक ठो सवाल पूछ दिया, आपको कौन सा पेन अच्छा लगता है? बहुत से बच्चों से पूछा जाए, किसी ने कहा लिंक, किसी ने कहा कुछ कहा, है ना, अलग अलग कंपनी के नाम बताएं। तो जो उसका मत है, जो लिंक कहा, कितने लोगों ने कहा, कितने लोगों ने रिलायंस कहा, ये सारे चीज़ों को अगर हम संग्रह करें, उसकी बातों को एक वोटिंग करें, उसको हम लोग जनमत संग्रह कहते हैं। अब आपको चर्चा का विषय है, रेनर की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषता का संक्षिप्त विवरण दे। उसके मतानुसार
राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप घर से देखिएगा, समझ लीजिएगा। रेनर का यहाँ बना हुआ है, क्या उन्होंने वक्तव्य दिया है, प्रश्न भी दिया हुआ है। आज भर इतने भर देखते हैं। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आगे भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपने लाइक शेयर कमेंट किया सब्सक्राइब किया तो देखेंगे आगे भी वीडियो इस तरह बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।